सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। कैसे है ये एंट्री? और अमेरिका के राष्ट्रपति जो कल बात कह रहे थे कि हम जंग को खत्म करने के करीब हैं, उसमें अभी क्या अपडेट है? देखिए, ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री हो गई है, बिल्कुल आपने सही कहा। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पीएमएफ के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी, लेकिन ये इनमें से बहुत सारी जो मिसाइल थी वो रास्ते में ही इंटरसेप्ट की गई हैं। खैर, इराक में यूएस सऊदी के हमलों से जुड़ी हुई फुटेज आप देख भी रहे होंगे। जो मिलिशिया ठिकाने थे वहां से धुएं उठते हुए की रात में बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसमें ये एक मामला है। खैर, ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई है और ईरान को लेकर सहमति बनती हुई बताई जा रही है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद नेतन्याहू ने इसे अपनी सबसे अच्छी बैठकों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति की है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। जेलेंस्की ने ट्रंप से एयर डिफेंस और युद्ध पर चर्चा की है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्रंप से मुलाकात में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा जो डिफेंस जो सपोर्ट है और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक प्रयास है उनको तेज करने के लिए चर्चा की है। खैर, और रुमूज स्ट्रेट पे आपको पता ही है कि ओमान लगातार नया प्रस्ताव लेके आ रहा है और वो कह रहा है कि ओमान और ईरान आसपास के और भी मुल्क वो साझेदारी में हो और इस प्रस्ताव को खाड़ी के कई देशों का समर्थन भी मिल रहा है। सॉरी, अमेरिका ईरान की जो बातचीतों को लेकर जो खबरें चली उसके कारण जो है ना ब्रेंट क्रूड के ऊपर भी असर दिखा। WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों में ही कई दिनों से जो तेजी हुई थी वो निचले स्तर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। खैर, मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमले भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में अलर्ट भी है। उसके बावजूद जो पीस की बातचीत है, शांति की बातचीत है, उससे लग रहा है कि उसका असर देखो ब्रेंट क्रूड पे भी दिखा, उससे लग रहा है कि शायद चीजें उतनी खराब ना हो। जी, और इससे आगे बढ़े तो बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली है, जो बीते दिनों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और साथ में ही उन्होंने कहा कि नुकीली लाठियां भी मारी गई हैं, लेकिन इस पर भाजपा का क्या कहना है? देखिए, आज राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, राजनाथ सिंह और रिजिजू को बोलने दिया गया। इसकी वजह है कि मैंने अमित शाह के बारे में कहा कि वह छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए जिम्मेदार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल ने कहा है कि सदन में मुझसे कहा गया कि मैं माफी मांगूंगा, इसके बाद मुझे बोलने दिया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मेरा कर्तव्य है कि देश के मुद्दे उठाऊं। संसद में 500 मीटर तक देश के छात्रों को पीटा गया, छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट में देखा है। छात्रों पर कील लगी लाठियां चलाई गई। तो खैर, ये बात है। और राहुल गांधी भाजपा लगातार एक ही बात कह रही है कि उन्होंने लोकसभा में झूठ बोला है। छात्रों के संसद मार्च में गोली चलने के राहुल के बयान पर भाजपा लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, गोली का तो वो जो बिहार का वीडियो है जहाँ पे एक जो पुलिस का जवान है वो AK-47 से 3 गोली राउंड करता हुआ दिखाई दे रहा, तो गलत कहा है ये। खैर, ये एक बात है। खैर, बीजेपी उनको घेर तो रही है। आज अगर संसद की बात कर ले तो संसद में आज काफी काफी हंगामा देखने को मिला है। और उसमें इस बात पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बात थी, उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया था, इडियट, उसको लेकर भी अड़े रहे। और मतलब जो 50 हालांकि 50 मिनट की उसके बाद राहुल गांधी की स्पीच भी हुई,
जमकर हंगामा भी हुआ। इडियट शब्द बोलने पे स्पीकर ने उनको 11 बार और रिजिजू ने 7 बार टोका और उनको ये कहा गया कि भैया आप माफी मांगे। तो खैर इस बेसिकली क्या है कि जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल है उसको उसके ऊपर बातचीत हो रही थी और उसी पे 50 मिनट की स्पीच में उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द बोले हैं। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों के ऊपर फायरिंग के आदेश दिए, जिसको लेकर जो बीजेपी है उन्होंने हंगामा शुरू किया। लोकसभा में जो बिल है वो भी हंगामे के बीच ही पारित हुआ है। जी। और इसी के साथ अगली बात भी इसी के साथ जुड़ती है, जो पेपर लीक को रोकने का जो सख्त कानून था वो लोकसभा में आया था और पास भी हो गया। हाँ, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार कह रही है कि हमने सख्त कानून बनाया है। इसमें 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। इस बिल का नाम रखा है लोक परीक्षा संशोधन विधेयक अनुचित साधनों की रोकथाम 2026। ध्वनि मत से इसे पारित किया गया है। बिल पर 9 घंटे की चर्चा हुई और बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर आज 50 मिनट बोले भी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ है। इसमें सख्त कानून ये सरकार कह रही है कि हमने 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। खैर, इसके साथ साथ राज्यसभा में आज राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधक विधेयक 2026 बिल पास किया, जिस अब जनगण मन की तरह ही वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। खैर, तो ये 2 नए बिल हैं। अब 2024 के कानून में तो पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन 2026 में कानून को और सख्त बनाकर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है। पहले 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान था, 10 साल कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो खैर, संगठित अपराध में तो और भी ज्यादा है और वंदे मातरम के अपमान पर अब 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये भी बात कहा जा रहा है। जी। कहा भाई हम्म। लोकसभा स्थगित है तो कल दोबारा से शुरू होगा, उस तब पता चलेगा कि चीजें आगे कैसे होंगी। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री से नहीं देते। जी। और उधर अगली खबर की ओर बढ़े तो शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर भी बड़ी तगड़ी झड़प देखने को मिली है, किसानों के कपड़े तक फटे हैं। कौन सी मांग को लेकर अभी किसान वहां पहुंचे थे? देखिए, किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी हम देख ही रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्तर पर जो है किसान वहां पर मध्य प्रदेश में भाग ले रहे हैं। और उसमें हालांकि अब की बार अलग एक बात ये निकल के आई कि मध्य प्रदेश के किसान कह रहे हैं कि हमें बैरिकेड तोड़ने की हिम्मत और जो ये आंदोलन करने की जो हिम्मत है, ये जो अभी जंजीर का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे उससे मिली है। मूंग जो दाल होती है, मूंग दाल की खरीद ई टोकन सिस्टम को रद्द करने के अलावा 3 मांगे और हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसान हैं वो भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके आंदोलन का 3रा दिन है। समाधान निकालने के लिए मंत्रालय में 3 मंत्री और सीनियर अधिकारियों के साथ किसानों के 15 प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई है। खैर, इससे पहले रास्ते में केंद्रीय जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव भी किया गया। पुलिस से धक्का मुक्की में कुछ किसानों के कपड़े भी फटे। शिवराज के घर के बाहर नारेबाजी के बाद किसान सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये खबर है और अब ये कहा जाए कि सीएम हाउस के करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ही जो है वो किसानों को रोक लिया जाएगा। वहां पर रास्ते में बसें और डंपर खड़े कर रखे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है और किसान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। किसान जो कह रहे हैं कि जो अंदर घुसेंगे हम सीएम हाउस का गेट तोड़ के। और प्रदर्शन में जो किसान शामिल है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा तोड़ा है, हम अपना कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और प्रदर्शन स्थल पर कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर के भी अपनी शर्ट वगैरह निकाल के भी प्रदर्शन किया है। कुछ किसानों ने सड़क पर ही दाल बाटी बनाकर लंच किया है। किसानों के समर्थन में जैनजीज भी शामिल हुए हैं। सरकार की सद्बुद्धि के लिए जैनजीज ने वहां पर हवन भी किया है। तो काफी अभी जो हलचल है वो वहां पर देखी जा रही है मध्य प्रदेश में और किसान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो कोयला घोटाला में साबका जो पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह, उनका केस बंद कर दिया गया है। हाँ, ये जो खबर है इसके बारे में
तो बात होनी ही चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको ध्यान हो कि जो बीजेपी है लगातार मनमोहन सिंह को बदनाम करने की बहुत कोशिशें करती रही, उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगाती रही, बहुत कुछ हुआ। मतलब सिर्फ यही नहीं कि घोटालों का ही मामला नहीं है, आपको याद हो कि उनको सीबीआई से क्लीन चिट मिलती थी, फिर भी उनको कोयला घोटाला और ऐसी-ऐसी चीज़ों में घेरा जाता था। हालाँकि सीबीआई 2014 में भी क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी। फिर दोबारा से इस केस को रीओपन किया गया, दोबारा किया गया। 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब फिर कह रही है कि हम मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देते हैं और उसमें हम इसके केस को क्लोज़ करना चाहते हैं। 2 साल पहले मनमोहन सिंह की 92 साल की उम्र में उनकी उनकी मौत हुई थी। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे थे और 6 साल तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। तो मनमोहन सिंह का जो टाइम पीरियड है, उसमें बीजेपी उनको मौन मोहन सिंह कहती थी कि वो तो बोलते ही नहीं है, उनको साइलेंट प्रधानमंत्री पता नहीं क्या-क्या कहा गया। लेकिन मनमोहन सिंह कभी भी बकवास करने के लिए नहीं बोलते थे। आपको पता ही होगा कि मनमोहन सिंह जब भी बोलते थे, दमदार बात बोलते थे, मौके के हिसाब से जो सही बात होती थी वो बोलते थे। खामखा जो आजकल के लोग नेताओं को जो आदत है खामखा बोलने की, वो सब मनमोहन सिंह में नहीं था। और मनमोहन सिंह कभी ऐसे जुमले भी नहीं छोड़ते थे, झूठ भी नहीं बोलते थे अपने नागरिकों को। जो सच्चाई बात होती थी, जो सच बात होती थी, वही बात बोलते थे। तो खैर, अभी आपको ध्यान हो कि 2008 से इस मुद्दे को उठाना शुरू हुआ था और मनमोहन सिंह की डेथ को भी 2 साल हो चुके हैं। अब जाके दोबारा जो इस मामले को क्लोज किया जा रहा है। हालाँकि क्लीन चिट तो उनको उसी टाइम पे मिल गई थी। बीजेपी ने इस केस को रीओपन करवाया। मतलब बीजेपी के बहुत सारे लोग तो ये नारे तक लगाते रहे सरदार गद्दार है, ठीक है। मैं मतलब आज उन सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2-2 बार सीबीआई से क्लीन चिट मिली है और तुम्हारी सरकार में भी सीबीआई को क्लीन चिट देनी पड़ी है। तुमने भी सारी इन्वेस्टिगेशन करके देख ली। सरदार जी, गद्दार नहीं था, सरदार तो सरदार था और असरदार था। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें अगली खबर की ओर, तो अभी दिल्ली पुलिस ने नया एक्शन शुरू किया है। जो जैन जी का आंदोलन था, उसके बाद एक्स को खास तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीएम के खिलाफ या पीएम के लिए आपत्तिजनक जितनी भी पोस्ट हैं, उनको हटाया जाए और उसको अपलोड करने वाले का नाम पता सारा कुछ दिया जाए। ये बड़ा अजीब फैसला कह सकते हैं आप। इस आंदोलन में आपने देखा भी होगा कि लगातार सोशल मीडिया पे जितने भी जजेज हैं, उन्होंने 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज किया पुलिस ने, उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी हों या बाकी के देश के मंत्री हों, उनके खिलाफ खूब सारे कमेंट और पोस्टें की थी। उनको हटवाने के लिए पुलिस दिख रही है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एक्स को लिखा है कि भाई जिसने भी गाली वगैरह की जो वीडियोस या कुछ भी अपलोड किया है, तो उस पोस्ट को तुरंत डिलीट किया जाए, तत्काल तौर पर हटाया जाए। साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट होल्डर्स के नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी देने को कहा गया है। एक दिन पहले सरकार ने मेटा को मोदी का वीडियो फेसबुक पर लिमिट करने को लेकर नोटिस जारी किया था। हालांकि बाद में मेटा ने दोबारा उसको रिस्टोर भी कर दिया था। खैर, जो दिल्ली पुलिस ने अकाउंट के लॉगिन और लॉग आउट की जानकारी के अलावा तारीखों का भी ब्यौरा भी मांगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की अन्य जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म से पोस्ट और वीडियो से जुड़ी जानकारियों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। खैर, देखिए, साफ ही समझ में आ रहा है कि अब जो दिल्ली पुलिस है या फिर सरकार है, उसको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, इस आंदोलन में हमें गालियां बहुत पड़ी हैं और लोगों के दिलों में हमारे लिए जो डर था, हमारा जो डर था वो निकल गया। तो उस डर को दोबारा रिस्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये इस किस्म के कार्य किए जा रहे हैं, इस किस्म से पेश आया जा रहा है। देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन अभी तो ये साफ नजर आ रहा है कि जो लोग हैं, जो उनका डर तो खुला हुआ है, पर दिल्ली पुलिस और जो सरकार है वो साफ तौर पर डर के मारे लोगों को दोबारा और डराने की कोशिश कर रही है और उनकी वीडियोस, उनको फोटोज, उनकी ईमेल आईडी, उनकी लॉगिन डिटेल्स ये सब जुटाने की कोशिश कर रही है। जी, बिल्कुल, ये सारा कुछ अभी चल रहा है। खैर, इससे आगे बढ़ें तो देश में मौसम का क्या क्या हाल है? देखिए, अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें हैं।
मतलब हमें भी जो आज बड़ा अजीब लगा कि एक जगह पे छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की मौत हुई है, जो आसमानी बिजली होती है उसके गिरने के कारण। तो बिजली गिरने से जो मौतों के नंबर्स हैं वो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हालाँकि आज बारिश हुई है हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। 4 धाम यात्रा तो रुक भी गई है उत्तराखंड की। इवन राजस्थान का जे के जो जिलों में अभी तक ड्राई चल रहा था, एल नीनो का असर था, उन 22 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज रुद्रप्रयाग, सीकर हो गया राजस्थान का, उत्तराखंड का हो गया, वहाँ सब जगह बारिश हुई है। राजस्थान के धौलपुर में एक भी बाजार जो है वो पानी से भरे हुए दिखाई दी। एक तो सबसे बड़ी खराब बात मुझे गुरप्रीत यही लगती है कि जैसे भारत में बारिश शहरों में होती है, 1-2 बारिश के बाद ही वहाँ पर ना आप और हम देखते ही हैं कि बुरे हाल हो जाते हैं। बुरे हाल होने का मतलब ये है कि बाजार और पानी सीवेज सिस्टम इतना खराब है कि बाजार हैं वो पानी से लबालब भर जाते हैं और बहुत बुरा हाल होता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बाढ़ देखने को मिली है। यूपी के मेरठ में भी पानी भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ में बाढ़ देखने को मिली है। बिहार के खगड़िया में पानी भरा हुआ था। जबकि इस बार एवरेज जो रेनफॉल होना चाहिए मानसून में, उससे कम रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, कम बारिश है, फिर भी कई इलाकों में हमें बाढ़ जैसी स्थितियां दिखी हैं। उसका एक ही कारण, एक सबसे बड़ा कारण तो शहरों का तो यही है गुरप्रीत, की सीवेज सिस्टम बहुत बेकार है, तुरंत ही कोलैप्स कर जाते हैं। कई जगह पे ऐसा भी है कि जो जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, वो वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि एक ही एक ही बार में बहुत तेज बारिश हो जा रही है। बादल फटने की जो घटनाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो खैर, अब सैटेलाइट मैप में देश में बादल देखे जा रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में भी बारिश हुई है और दिल्ली में तो मतलब मैं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन का वीडियो देख रहा था, उसके कैंपस में, मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर जो ये पूरे टिकट वगैरह के जो काउंटर लगे होते, वो तक डूब गए थे। तो काफी पानी जो है दिल्ली में भी देखने को मिला। ITO चौक वगैरह ये सब डूबे हुए थे। अभी के लिए जो बारिश है वो सबसे ज्यादा रेड अलर्ट जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में ज्यादा है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी है, यानी कि इनमें भी अब अगले कुछ दिनों आपको बारिश देखने को मिलेगी। सैटेलाइट इमेजेस में भी आपको इन इलाकों में बादल दिख रहे हैं। तो खैर, बहुत सारी जगह पे गर्मी से भी राहत मिली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश हुई थी। जैसे मेरा गांव, मैं गुरप्रीत कल मैं मेरे गांव में था, जी। आई तो सारे किसानों ने बड़ा शुक्र मनाया। मतलब ऐसा डर लग रहा था कि सावन का महीना तो ऐसे ही बीत रहा है, बीत जा रहा है, भादव का महीना भी कहीं धोखा ना दे जाए। ठीक है, तो हो नुकसान, मतलब हो सकता था किसानों का, जो खेत थे किसानों के, धान की फसल जिन्होंने लगाई हुई थी, चावल की फसल जिसको बोलते हैं, वो जो लगाई हुई थी धान की फसल, वो खेत सूखे हुए थे। खैर, कल बारिश पड़ी तो किसानों के चेहरे पे स्माइल लौटी, मुस्कानें आई। नहीं तो जो फसल थी वो उनमें तरेड़ पाटना, आप समझते होगे कि धरती में जो तरेड़ फट जाती है, तरेड़े फटी हुई थी और पानी नहीं रुक रहा था। ठीक है, अब कम से कम जो 4-4, 5-5 उंगल बारिश हुई है, उससे ये है कि हाँ, हरियाणा पंजाब के बहुत सारी जगह पे खेतों को राहत मिली है। जी जी। शुद्ध पंजाबी में या दुआबे की लैंग्वेज में उसको पद्दा पाटना, पद पाटनी ये कहते हैं। खैर, इससे आगे बढ़े तो अभी चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में आज बड़ा तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। अमृतपाल सिंह, MP अमृतपाल सिंह की पार्टी के द्वारा किया गया। जो कैसा रहा वो सारा प्रदर्शन, क्या हाईलाइट्स थे इसके? देखिए, पंजाब के खडूर साहब से जो सांसद हैं अमृतपाल सिंह, उनकी रिहाई के लिए उनकी पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे वर्करों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देके CM मान की कोठी सेक्टर 2 में उनकी सरकारी कोठियों से 1 किलोमीटर तक के नजदीक तक पहुंच गए थे। इससे CM सिक्योरिटी और भी हाई अलर्ट की गई, रिजर्व फोर्स मंगवाई गई। पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और CM कोठे के करीब पहुंचे लोगों को डिटेन भी किया। प्रदर्शनकारी असम की डिब्रूगढ़ जेल में जो बंद हैं अमृतपाल, उनकी सजा पूरी करने के बाद भी जो जेलों में बंदी सिंह हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। और जो मार्च था वो मोहाली के गुरुद्वारा साहिब से चला था। वहां पर पहले लोग इकट्ठा हुए, वहां से पैदल और गाड़ियों में
जो ये काफिले चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे थे। मोहाली में पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन चंडीगढ़ बॉर्डर तक साथ जरूर गई। सेक्टर 45 जो चंडीगढ़ का है, उस सेक्टर की एंट्री से वहां पर घुसे। गौशाला चौक पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी। थोड़ी बहस के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेटिंग की तोड़ दी और पुलिस के लगाए बैरिकेड उठाकर फेंक दिए। ये देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी मारी, लेकिन लेकिन कुछ जो प्रदर्शनकारी थे आपने दिखे भी कि वाटर कैनन के ऊपर चढ़े हुए थे और जो पानी की नोजलें थी उनको दूसरी तरफ मोड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई है। आपने देखा होगा कि जो चोटिल है वो, उनका भी खैर इलाज तो अभी चल ही रहा है। जो आंदोलनकारी थे वो सीएम मान की कोठी तक के ऊपर जाने से अड़े रहे। जो माहौल जो जब सारा बिगड़ता दिखा तो जो सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और दाखा से जो एमएलए है मनप्रीत दयाली, उन्होंने सेक्टर 7-8 चौक के पास प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। हालांकि इसके बाद भी जो बहुत सारे आंदोलनकारी थे वो हटे नहीं और वो सीएम की कोठी की तरफ बढ़ने लगे। जब वे नजदीक पहुंच गए तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें डिटेन किया। उधर अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि सरकार हमारे प्रोटेस्ट को गलत दिखाना चाहती है, इसलिए उसने इसमें उपद्रवी घुसा दिए हैं, वही लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो खैर देखिए, कट बहुत ज्यादा था। जो जी बात करें तो बहुत बड़ा कट था। और इसमें मैं जैसे ये तो इस भाषा से तो मैं तरसेम सिंह की से सहमत रही हूँ कि सरकार ने लोग घुसा दिए। हाँ, लोगों में जोश होता है और लोग आए थे अपने हिसाब से। तो खैर हालांकि जो ज्ञापन दिया गया सेक्टर 7-8 चौक के पास, फिर भी बहुत सारे नौजवानों में गुस्सा आ रहा है, वो तो था ही। और जैन जी का आंदोलन ताजा ताजा दिल्ली में होके हटा है, तो उसका भी एक जोश तो था ही। पंजाब के नौजवानों में भी वो जोश देखने को मिला। तो खैर जो फेरल अंडर क्लास है वो मैं तो देख रहा हूँ कि इंडिया में अभी उसमें जो गुस्सा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और वो ऐसे कोई डिनर प्लेट जैसी नहीं है कि बहुत सजावट के साथ आएगी। वो अपने तरीके का संघर्ष अपने साथ लेके आएगी। उसके लिए आंदोलनों के नेता को भी तैयार रहना पड़ेगा और सरकार को तो खैर अपने इंतजाम वगैरह करने ही पड़ेंगे। जी। और उधर पूर्व सीएम चन्नी भी लगातार तेवर दिखा रहे हैं आपने। हाँ, देखो, दो जगह तेवर दिखा रहे हैं और सरकार को भी अपने तेवर दिखा रहे हैं और अपनी पार्टी को भी। आपको जी ध्यान हो कि अभी फार्मेसी का जो पेपर वाला जो इशू है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने एक पोस्टर शेयर किया। उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि उनका फोटो लगा रखा है। और वो फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में जो हुआ है विद्यार्थियों की तरफ से, जो उसके प्रदर्शन को वो सपोर्ट करने के लिए वहां जा रहे हैं। और उसमें कोई कांग्रेस का फोटो वोटो नहीं है। तो चन्नी गुट देखिए, अपने अलग से पोस्टरिंग तो करना उन्होंने शुरू ही कर दिया। हालांकि भूपेश बघेल अगले 10 दिन पंजाब में आएंगे, देखते हैं कि क्या गुल खिलाते हैं, क्या चीजें सेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते पंजाब में। वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, चन्नी ने एक अलग पोस्टरिंग तो की है, पार्टी से हटके अपना स्टैंड तो दिखाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कौन सा वारंट जारी हुआ है? देखिए, पंजाब में ही ये केस हुआ था और ये मामला 2023 का है। संगरूर के जो निवासी हैं एडवोकेट हितेश भारद्वाज, बजरंग दल के सदस्य भी हैं, उन्होंने खड़गे साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। खड़गे पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि सत्ता में आने के बाद वे संगठन पर बैन लगा देंगे। इसको लेकर उन्होंने मतलब केस किया था। उसके ऊपर वारंट जारी हुआ है। 15,000 रुपए का वारंट जारी करने का निर्देश हुआ कोर्ट की तरफ से। देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। 19 सितंबर को उनके मामले की अगली सुनवाई घोषित की गई है। तो देखते हैं क्या रहता है। हालांकि बजरंग दल तो कह रहा है कि हम तो गैर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ जारी करवाएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। बजरंग दल में मेरा खुद मानना है कि बजरंग दल कोई बहुत ठीक संगठन नहीं है, बहुत घटिया घटिया हरकतें करता है। तो मैं तो खुद इस विचारधारा से सहमत हूँ। जी। और उधर पंजाबी सिंगर रेशम अनमोल एक तरफ तो E20 के पेट्रोल का शिकार है, दूसरी तरफ उन धमकियों का शिकार, क्या है उनका पूरा मामला? देखिए, उन्होंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 1.5 करोड़ की डिफेंडर खराब हो गई। उसमें जो एथेनॉल का जो पेट्रोल है उसके कारण उनकी गाड़ी बंद पड़ गई थी और उसका जब उन्होंने चेक करवाया एजेंसी ले जाके, तो उनका फ्यूल पंप खराब हो गया था।
हम भी अपने बुलेटिन में बताते रहे हैं कि लोगों के गाड़ियों के फ्यूल पंप के इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो फोक्सवैगन की गाड़ियों में, ऑडी गाड़ियों में, देखिए जर्मन और यूरोपियन गाड़ियों में तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। डीजल की गाड़ियों में कम आ रहे हैं, जैपनीज में सिर्फ मारुति में ऐसे इश्यूज और होंडा में इश्यूज नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन बाकी गाड़ियों में तो आ रहे हैं। तो फ्यूल रेशम अनमोल ने कहा कि कई पेट्रोल पंपों पे उन्होंने जो प्योर पेट्रोल होता है, जो 100 जिसमें कोई भी एथनॉल नहीं मिला होता, वो उसको तलाशने की कोशिश की, लेकिन 7-8 9 पेट्रोल पंप घूमने के बाद भी वो पेट्रोल नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि मैं अब गाड़ी को दोबारा तो एजेंसी में लेके नहीं जा सकता। तो उनको जब ये आवाज उठाई तो उसको फिर उनको अ, लगातार धमकियां आ रही हैं। जो बीजेपी के ट्रोल है वो उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि माफी मांगे। तो बहुत सारे उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। रेशम अनमोल का साफ कहना है कि उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, उन्होंने अपने दिल की बात बताई है और जो सही बात थी उसको लेकर उन्होंने अपनी वीडियो डाली थी। रेशम सिर्फ ये जो बात है सिर्फ रेशम अनमोल की भी नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि लगातार जो लोगों की गाड़ियां वो बंद पड़ रही हैं, ठीक। जी। ठीक है, रेशम अनमोल को थोड़ा बड़े सेलिब्रिटीज के लिए उनकी बात ज्यादा हाईलाइटेड होगी, लेकिन लोगों को सच में ही E20 में से दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी दिक्कत है ये, लेकिन जो आवाज़ उठाता है उस वही निशाने पर आ जाता है। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।